वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में आज मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र आपके साथ चर्चा करूंगी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में व्यक्त विचार और कुछ आधुनिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत और गीता जो स्तरीकरण पर आधारित है, हम उनके चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण पुरुष विराट स्वरूप परमात्मा के मुख के रूप माना गया है। क्षत्रिय उनके भुजाएं हैं, वैश्य उनके जांघ और शूद्र उनके पांव है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के कारण उनका कार्य बोलना, शिक्षा प्रदान करना था और ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति जो शक्ति के सूचक है, जिनका कार्य है शासन, संचालन तथा शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा करना। उधर या जांघों से वैश्य की उत्पत्ति के कारण वैश्य का कार्य व्यापार एवं पशुपालन द्वारा संपत्ति का उत्पादन एवं लोगों का उदर पूर्ति करना और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानने के कारण उन्हें सभी वर्णों का सेवा करने का कार्य सौंपा गया है। उपनिषदों के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को जन्म दिया। ब्राह्मण समाज के सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके तो क्षत्रियों को उत्पन्न किया और जब उन दोनों से भी समाज के कार्य पूरे नहीं हुए तब ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना किया है। जब इन तीनों से भी समाज के कार्य संचालित नहीं हो सके तो ब्रह्मा ने शूद्र की उत्पत्ति की। दो बातें स्पष्ट है। प्रथम, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई और दूसरे, वर्णों की उत्पत्ति के आधार उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। महाभारत के अनुसार भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और इन तीनों वर्णों के सेवा करने के लिए चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों का रंग श्वेत यानी सफेद, जो सत्वगुण अर्थात पवित्रता का परिचयक। क्षत्रियों के लोहित लाल रंग, रजस गुण जो क्रोध को व्यक्त करता है। वैश्य का पीत पीला रंग, तमोगुण एवं अपवित्रता की परिचय था। यह वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर गुणों को व्यक्त करता है। गीता के अनुसार वर्ण निर्धारण में गुणों को विशेष महत्व दिया गया। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के हैं, सत्व, रज तथा तम। इन प्रवृत्तियों के आधार पर समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ है। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता रखता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है, वो ब्राह्मण माना जाता है। जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति प्रधानता है, वह क्षत्रिय वर्ण में। जो व्यक्ति राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से युक्त है, वो वैश्य कहलाता है और तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में जिनमें अज्ञानता पाई जाती है, वह शूद्र कहलाता है। मनुस्मृतियों में मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही वर्णों के उत्पादन माना है। अब अपन आधुनिक विद्वानों का विचार भी जानेंगे, जो वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म पर मानते हैं। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि
व्यक्ति को किसी वर्ण विशेष की सदस्यता गुण तथा कर्म के आधार पर प्राप्त होती है, जन्म के आधार पर नहीं। अपन अभी राधा कमल डॉक्टर राधा किशन अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, महाभारत तथा उनके पूर्व के काल की प्रमुख घटनाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि उस समय वर्ण परिवर्तन संभव था। विश्वामित्र, राजा जनक, महामुनि व्यास आदि गुण तथा कर्म के आधार पर अपने वर्ण परिवर्तन करे हैं। डॉक्टर जीएस घुरे ने वर्ण निर्धारण में व्यक्तिगत विशेषताओं को महत्व दिया है। घुरे के अनुसार भारत में 2 वर्ण ही थे, एक आर्य और दूसरा दास। आर्यों ने विजेता होने के कारण अपने को उच्च और पराजित मूल निवासी द्रविड़ों को निम्न समझा। अब अपन महात्मा गांधी के विचार जानते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ण का अर्थ रंग और व्यवसाय दोनों से लिया है। उनका मत है कि एक व्यक्ति को अपने पिता से रंग एवं व्यवसाय दोनों ही वंश अनुक्रमण में प्राप्त होता है। गांधी का मत है कि वर्ण का आधार जन्म है, जो जन्म से व्यवसाय और रंग दोनों प्राप्त हो रहे हैं। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बल्कि मानव रचित व्यवस्था है। यह व्यवस्था ना तो पूर्ण गुण और कर्म पर आधारित थी, ना ही जन्म पर। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपरिवर्तनीय होती गई और व्यवसाय की भिन्नताएं के कारण व्यक्तियों की स्वाभाविकता और विशेषताएं भी बदलती गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो तीसरे भाग है उसमें विभिन्न वर्णों की कर्तव्य, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं एवं महत्व पर चर्चा करूंगी। नमस्ते।